तो लास्ट सेशन में हमने स्प्रिंग बूट में यहाँ पर देखा अबाउट अवर रनर्स रनर्स कैसे काम करते हैं। तो काफ़ी सारा हमारे पास में क्या है, स्प्रिंग बूट के अंदर प्रोसेस होता है यहाँ पर ये। तो कंटेक्स्ट क्रिएट होंगे यहाँ पर, इनिशियलाइजर जो है वो इनिशियलाइज होंगे। फिर स्प्रिंग के खुद के लिसनर होते हैं, जो कि यहाँ पर हम उसको गेट कर सकते हैं और हमारे लिसनर भी क्रिएट कर सकते हैं, हम चाहें तो ये। तो कस्टम लिसनर भी हम लोग बना सकते हैं ये। तो आगे हम उसको बनाएंगे कस्टम लिसनर को। फिर प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट, तो जो भी हम लोग प्रॉपर्टी फाइल वगैरह ऐड कर रहे हैं उसके अंदर एनवायरनमेंट के लिए वो यहाँ पर लोड होती है। बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट हमारे पास में क्या है, यदि डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टी फाइल है। फिर ये हमारा कंटेक्स्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट होता है। तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन हमारा लिए क्या होता है, हमारा आईओसी कंटेनर जो यहाँ पर ये स्टार्ट होता है यहाँ पर। फिर कंटेक्स्ट प्रिपेयर होता है। रिफ्रेश यहाँ पर होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। टाइम यहाँ पर प्रिंट होता है, और ये उसके बाद हमारे पास में रनर्स कॉल होते हैं। तो जो भी एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद हम करवाना चाहते हैं कि हमारे पास में कोई अलर्ट मैसेज आ जाए या कोई लॉग जनरेट हो जाए या कुछ डीबी का इनिशलाइज हो जाए या डीबी के ऊपर कुछ कैशिंग परफॉर्म हो जाए। तो जो भी हमारे एप्लीकेशन से एक्सपेक्टेशन है, यदि हम चाहते हैं कि स्टार्ट होने के बाद में ये चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि उसको यहाँ पर ऐड करते हैं यहाँ पर। तो रन मेथड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ होती है यहाँ पर ये, जो कि हमारा जैसी एप्लीकेशन रन होता है ये उसके अंदर हमारे पास में ये उसको ये स्टार्ट कर देती है यहाँ पर ये। तो हेलो। या तो यहाँ पर ये सब ये स्प्रिंग बूट के अंदर है। अभी एक कॉन्सेप्ट है उसमें बचा हुआ है कंडीशनल वाला, कि कंडीशनल एनोटेशन कैसे काम करते हैं ये। तो जस्ट ए मिनट, पर मेरा आईडी पन्नी। ठीक है। तो अभी तक हमने जो स्प्रिंग बूट के अंदर जो देखा है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बूट यहाँ पर क्या है। फिर स्प्रिंग बूट के हमारे पास में फीचर क्या क्या है यहाँ पर, हमें ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल राइट नहीं करना है, जो कि हम करते हैं। यहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। हमें ये ऑटोमेटिक चीज़ें क्या होती है, कॉन्फ़िगर होती है। हमें जस्ट उसका स्टार्टर ऐड करना है वहाँ पर यहाँ पर स्प्रिंग बूट में। और थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें प्रॉपर्टी फाइल या यामल फाइल के अंदर देना है यहाँ पर। ये एकदम पूरा के पूरा ही हमको राइट नहीं करना है, जैसे हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क में करते थे। तो अभी हम आगे वाला जो हमारा जो अगला मॉड्यूल जो है ये स्प्रिंग डेटा जेपी है, उसमें हमें पता चलेगा पहले कितना कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था। अभी हमने बहुत ही बेसिक सा देखा है जो भी देखा है। फिर ये इसके अंदर क्या है, ये हमारे ये एडवांटेज है यहाँ पर ये,
ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, एम्बेडेड सर्वर, एम्बेडेड डेटाबेस, एक्चुएटर, डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन। तो स्प्रिंग बूट के फीचर इंटरव्यू में पूछते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट फीचर तो यहाँ पर है हमारे पास में ये कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की फैसिलिटी है। हमें मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन नहीं देना है। जैसे कि हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमारी क्लास के, या फिर हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करवाना है, या फिर हमारे पास में जो प्री डिफाइंड क्लासेस जो है, प्री डिफाइंड क्लासेस भी रहती है फ्रेमवर्क की, वो भी हमें क्या करना पड़ती है, कॉन्फ़िगरेशन में देना पड़ती है। तो वो सब चीज़ें नहीं देना है, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा वो लेने के लिए स्प्रिंग बूट इंटरनली हमारे पास में यूज़ करता है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर का। तो मेरे पास में यहाँ पर क्या है कि ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का फीचर है। तो आगे जो भी और भी हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हमें फील होगा कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन से कितना काम हमारा रिड्यूस हो रहा है ये। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर ये, इसका मेन फीचर ये है, इसके अंदर हमें एम्बेडेड सर्वर की फैसिलिटी मिल जाती है। तो हमें क्या करना है कि नया अलग से सर्वर इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वाइल डेवलपमेंट हमें हेल्प मिलती है। एनवायरनमेंट में जाते हैं जब तो एडिशनल सर्वर ही लगाना है, लेकिन डेवलपमेंट जब हम कर रहे हैं उस समय हमारा काम फास्ट होना चाहिए। आज के समय में जो डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट चाहिए, तो हमें एम्बेडेड सर्वर, एम्बेडेड डेटाबेस और कोड जनरेट करने के लिए एआई टूल। कोड जनरेट करने के लिए हमारे पास में क्या होते हैं, एआई टूल होते हैं ये। तो ये चैट जीपीटी है ये। तो ये तो अभी ओपन एआई का यहाँ पर ये फ्री वर्जन हमें मिल जाता है, इसका लाइसेंस भी रहता है। बट इंडस्ट्री के लेवल पे हमारे पास में क्या है कि लाइसेंस्ड एआई टूल रहते हैं, जो कि हमारी आईडी के साथ में इंटीग्रेटेड रहते हैं। तो ये आईडीए है या हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, कोई सा भी आईडी है यहाँ पर, तो उसके साथ में इंटीग्रेटेड रहते हैं। तो जो भी हम लोग कोड करते जाते हैं, वो साइड बाय साइड जो है वो कोड हमारा एआई टूल है वो अंडरस्टैंड करता रहता है। तो हम जो भी कोड चाहें वो जनरेट करवा सकते हैं, जो भी हमें पूछना है यहाँ पर। जैसे कि तुम यहाँ पर पूछ लो ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो ये हमें क्या करके देगा यहाँ पर, ये स्प्रिंग बूट का जो है ये एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट करके देगा यहाँ पर ही। अभी लिख दो यहाँ पर क्रिएट कोड। तो यहाँ पर क्या है कि हमें स्प्रिंग बूट से रिलेटेड जो भी कोड है यहाँ पर ये क्रिएट करके दे देगा। ये हमारा एआई का टूल जो है ये। तो जो भी क्रिएट करवाना हो, इसके अंदर काफ़ी सारा जो है वो कोड जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है एआई के अंदर। जो भी हमारा रिक्वायरमेंट हो वो उससे रिलेटेड कोड यहाँ पर ये जनरेट हो जाता है। लेकिन जो लाइसेंस वाले होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ये हम लोग यूज़ करते हैं कोपायलट। लाइसेंस रहते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के ही। तो इसका फ्री वर्जन भी है। फ्री वर्जन 1 मंथ का होगा ये। बट ये वो क्या होता है, हमारे आईडी के साथ में इंटीग्रेटेड होता है। वो जो चाहो यहाँ पर क्या करवा सकते हो, कोड जनरेट करवा सकते हो। अभी इतना काम फास्ट होता है डेवलपमेंट के लेवल पे यहाँ पर। तो लेकिन इस एआई टूल को भी यूज़ करने के लिए फंडामेंटल स्ट्रांग होना जरूरी है यहाँ पर। ये अब ये कोड तो निकल जाएगा, लेकिन फंडामेंटल यदि स्ट्रांग नहीं है, इसके मीनिंग क्या है, ये एनोटेशन के मीनिंग क्या है, ये क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या है, तो एआई टूल भी क्या कर लेगा यहाँ पर ये। तो फंडामेंटल स्ट्रांग यदि है, एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए एआई टूल काफ़ी यहाँ पर काम का है। डेवलपमेंट एफर्ट ऑलमोस्ट रिड्यूस ही हो जाते हैं यदि फंडामेंटल स्ट्रांग है और एक्सपीरियंस है। तो एकदम जो न्यू है, फ्रेशियर है, उनके लिए ये टूल इतना कन्वीनियंट नहीं है सडनली, क्योंकि ये सोर्स कोड को भी अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमें एक
बैकग्राउंड चाहिए होता है यहाँ पर ये। तो ये टूल वगैरह का हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्प्रिंग बूट से हमारा क्या है कि जो है ये डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है स्प्रिंग बूट से। ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसके अंदर है, कोडिंग रिलेटेड लॉजिक रिलेटेड चीज़ें वो टूल से निकल रही है। जब हम लोग वर्क कर रहे हैं, जब इंटरव्यू दे रहे हैं, जब तो बताना पड़ रहा है, कोड राइट करके बताना पड़ रहा है, लेकिन इंडस्ट्री में काम करते हैं तो सब हमारा टूल वूल से गूगल से काम हो जाता है यहाँ पर ये। लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग होना जरूरी है। तो स्प्रिंग बूट के ये फीचर है। तो एम्बेडेड सर्वर, एम्बेडेड डेटाबेस, एक्चुएटर, ये डिपेंडेंसी अपने आप में रिजोल्यूशन कर लेता है, जो भी वर्जन है ऑटोमेटिकली उठा लेता है। ये प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट हमने देखा, इनिशियलाइजर, लिसनर, रनर। और स्प्रिंग बूट के अंदर जो हमारा जो है ये प्रॉपर्टी फाइल का जो है वो कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर जो कि हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी फाइल को रीड करते हैं यहाँ पर ये। तो ये हमने यहाँ पर देखा ये। तो ये स्प्रिंग के अंदर यहाँ पर ये टॉप ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमारे पास में ये है। अब एक और चीज़ ये है, यहाँ पर एक कंडीशनल एनोटेशन कैसे काम करता है। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारे पास में कंडीशनल एनोटेशन होते हैं, उसकी हेल्प से हमारे पास में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये। तो इसको मैं वीकेंड में बताऊंगा मैं यहाँ पर ये कंडीशनल एनोटेशन कैसे काम करते हैं। तो अभी हमें जो मेन देखना है वो हमें अगले मॉड्यूल की तरफ जाना है, हमें ये स्प्रिंग डेटा जेपी। तो स्प्रिंग डेटा जेपीए। तो अभी तक के हमने जो यहाँ पर देखा है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का देखा है, और स्प्रिंग बूट देखा है हमने यहाँ पर ये। तो ये मैंने यहाँ पर उसको नंबरिंग कर दी है, अब मैं इसको कोड को पुश कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो हमारे पास में स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है और स्प्रिंग बूट जो है, तो जैसे कि हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने पहले यहाँ पर बताया है कि जब भी कोई एप्लीकेशन हम सोचते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ हम लोग लेयर्स के फॉर्म में सोचते हैं। तो हमारा जब भी कोई एप्लीकेशन रहेगा वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, ये लेयर्स रहेगा हमारे पास में ये। एक प्रेजेंटेशन लेयर है, एक हमारे पास में हमारा ये सर्विस लेयर है, और एक हमारे पास में हमारा ये परसिस्टेंस लेयर है ये। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर, सर्विस लेयर और परसिस्टेंस लेयर, नाम में कंफ्यूजन नहीं हो तो डेटा एक्सेस लेयर हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जब भी हम सोचते हैं तो हम लोग उसको लेयर्स के फॉर्मेट में यहाँ पर सोचते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी पे बात करें तो यहाँ पर हमारी सर्वलेट टेक्नोलॉजी, यहाँ पर हमारी जो है वो और जावा का जो भी लॉजिक है उसको राइट कर लो, जावा कोड यहाँ पर राइट कर लो, जावा जावा कोड यहाँ पर राइट कर लो। और यहाँ पर क्या है कि जेडीबीसी एपी यहाँ पर लगा लो। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे कि डेटाबेस से कम्युनिकेशन करेंगे, इधर इधर हम लोग क्लाइंट से कम्युनिकेशन करेंगे। यहाँ पर ये हमारी जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी है। तो ऐसा करेंगे तो काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा हमें ये। अब यदि हमें ये यूज़ नहीं करना हो ये, तो टाइम टू टाइम हमारे पास में क्या आया था, यहाँ पर ये स्ट्रट्स आया था यहाँ पर ये, जो कि प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करता था। लेगेसी एप्लीकेशन हैं, मिलते हैं इसके ऊपर भी। ईजेबी था हमारे पास में, जो कि सिर्फ मिडिलवेयर पे काम करता था, बट उसके लिए सर्वर जरूरी रहता था। सर्वर के बिना ये ईजेबी फिर काम नहीं करेगा यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर हमारे पास में जेडीबीसी यूज़ करो, या जेडीबीसी वाला जो फ्रेमवर्क है
यहाँ पर डेटाबेस वाला हाइबरनेट, हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब ये तीन अलग अलग फ्रेमवर्क हम लोगों को यूज़ करना है। तो सारे के सारे जो फ्रेमवर्क रहते हैं वो टॉप ऑफ द जावा पे काम करते हैं, जावा के किसी वर्जन पे काम करते हैं। लाइक अभी जावा 11, 17, 21, 23। तो अभी जो भी वर्जन है हमारे पास में, वो पर्टिकुलरली किसी न किसी वर्जन के ऊपर काम करते हैं। तो काफ़ी चैलेंजिंग है। इस ऐसे हम लोग यदि जावा का वर्जन भी हमको यहाँ पर देखना है, किस जावा के वर्जन के ऊपर स्ट्रक्ट फ्रेमवर्क का कौन सा वर्जन कॉम्पेटेबल है, ईजीबी का कौन सा है, हाइबरनेट का यहाँ पर कौन सा है। तो ये सब जो है वो वर्जन कॉम्पेटिबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर क्या डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। हमारे पास में क्या है कि ये चैलेंजेस थे, ये ओल्डर वे में हम लोग यहाँ पर यूज़ करते थे। फिर ईजेबी के रिप्लेसमेंट पे हमारे पास में स्प्रिंग फ्रेमवर्क आया था। तब स्प्रिंग फ्रेमवर्क नया नया आया था उस समय। मिडिलवेयर पे हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करते थे, और जिससे हम लोग सर्वर पे डिपेंड नहीं रहते थे, हमारा इंडिपेंडेंट जो है वो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें स्प्रिंग हैंडल करता था यहाँ पर ये। और यहाँ पर स्टड्स भी नए फॉर्म में आया था यहाँ पर 1.x 2.x। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वन ऑफ द टेक्नोलॉजी, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने अपना जो है ये यहाँ पर जेडीबीसी, चाहो तो जेडीबीसी यूज़ कर लो डायरेक्टली, नहीं यूज़ करना है डायरेक्टली तो यहाँ पर हम, तो जेडीबीसी यूज़ करो या फिर हाइबरनेट यूज़ करो। तो ये भी हमारे पास में पॉसिबल यहाँ पर था पहले। अलग से करो लेयर के अकॉर्डिंगली, या तो फिर क्या करा है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क का नहीं, यहाँ पर क्या स्प्रिंग का जेडीबीसी मॉड्यूल दिया। तो जेडीबीसी में हमें काफ़ी कोड करना पड़ता है, और स्प्रिंग जेडीबीसी के अंदर हमें ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है वो काफ़ी सारी हमारी चीज़ों को रिड्यूस करता है। लेकिन जेडीबीसी में हम कोड कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना है, तो स्प्रिंग का जेडीबीसी यूज़ कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क का कोर कंटेनर क्रिएट करके दे देगा, यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करके दे देगा, सिंगलटन बना के दे देगा। ये एफर्ट हमको यहाँ पर लगाना पड़ेंगे। ऐसा हाइबरनेट जब हम लोग लर्न करते हैं, जेडीबीसी का फ्रेमवर्क है यहाँ पर हाइबरनेट, इसको हम बोलते हैं ORM टूल, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। तो जब भी जेडीबीसी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल जो है वो मैन्युअली पास करते हैं, हमें एसक्यूएल जो है राइट करना पड़ता है। लेकिन यदि हम लोग कोई ORM टूल का यूज़ करते हैं तो ORM में क्या होता है कि हमारा जावा का ऑब्जेक्ट जो है वो कम्युनिकेट करता है डेटाबेस से, ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन होता है। ORM के अंदर जो भी हमारा जावा का ऑब्जेक्ट इंटरनली डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए एसक्यूएल जनरेट वो ऑटोमेटिकली करेगा यहाँ पर, इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। जावा का ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट एनी डेटाबेस। तो हाइबरनेट कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। तो ये भी डेटाबेस से कम्युनिकेट करता तो क्वेरी के फॉर्मेट में ही करता, लेकिन वो एफर्ट हमको नहीं लगाना, वो हमारा फ्रेमवर्क लगाएगा, वो क्वेरी जनरेट करेगा यहाँ पर। तो हाइबरनेट के टॉप पर स्प्रिंग ने यहाँ पर दे के रखा था स्प्रिंग का ORM मॉड्यूल। तो यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग का ORM मॉड्यूल जो वो हम यूज़ करेंगे, तो हमारे लिए जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाले जो एफर्ट है वो हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क लगा लेगा यहाँ पर। ये तो स्प्रिंग जब इनिशियली आया था तो कुछ मॉड्यूल को लेकर आया था, ये एज ए प्रेजेंटेशन लेयर पे इतना स्ट्रांग नहीं था ये इनिशियली। फिर स्प्रिंग ने अपने आप को और यहाँ पर एनहांस किया, स्प्रिंग कम्युनिटी ने। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ये स्प्रिंग ने अपना MVC मॉड्यूल दिया यहाँ पर, ये तो स्ट्रट्स को भी यहाँ पर ये एलिमिनेट कर दिया यहाँ पर ये। और यहाँ पर तो जो है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क काम कर ही रहा था यहाँ पर ये। स्प्रिंग का यहाँ पर बीन, जिसके अंदर ये हमारा सर्विस लेयर पे है, मान लो यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग का जेडीबीसी या ORM हम यूज कर ही रहे थे, तो सारा सब कुछ क्या हो गया यहाँ पर ये स्प्रिंग का हो गया ये।
तो अब यहाँ से क्या है कि सारी की सारी जो चीज़ें हमारे पास में वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर आ गई यहाँ पर ही। तो यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क पर जो है वो डायरेक्टली जो है वो डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है यहाँ पर ये सब कुछ जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने यहाँ पर ये ले लिया यहाँ पर ये। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर यहाँ पर सारे के सारे हमारे पास में जो भी हमारे पास में मॉड्यूल है उसके मॉड्यूल को हम लोग यूज़ करने के पहले स्प्रिंग फ्रेमवर्क के कोई से मॉड्यूल को हम लोग यूज़ करने के पहले हम अंडरस्टैंड क्या करते हैं सबसे पहले स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल। हम यूज़ करते हैं स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल कोई सा भी यहाँ पर मॉड्यूल यूज़ करने के लिए। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल हमारे पास में हमें नॉलेज होना जरूरी है, जो कि अभी हमने देखा ही है यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग के कोर मॉड्यूल के अंदर हम लोग क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि आईओसी कंटेनर क्या है हमारे पास में। तो बेसिकली जब हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं कोई सा भी एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग नॉलेज का नॉलेज तो चाहिए ही, उसके साथ में हमें डिज़ाइन पैटर्न का नॉलेज भी चाहिए होता है। हमें एप्लीकेशन जब हम क्रिएट करते हैं तो ये लेयरिंग अप्रोच, सॉलिड प्रिंसिपल, ये भी नॉलेज चाहिए ताकि हम क्या कर सके कि ये एक वेल मैनर्ड एकदम रोबस्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर सके। अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कोडिंग कन्वेंशन सही होना चाहिए, प्रॉपरली स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें कोडिंग करते समय ध्यान में रखना पड़ती है यहाँ पर ये। तो उन्हीं चीज़ों को एलिमिनेट करके यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को एलिमिनेट करने के बाद में कि हमें कोडिंग के लेवल पे हमारे पास में एफर्ट कम लगे ये। तो जब भी हम कोड करेंगे जावा बेस्ड तो ऑब्वियसली हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ये। फिर हमें आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट बार बार क्रिएट करना है कि एक ही बार क्रिएट करने पे हमारा काम हो जाएगा। तो बिजनेस क्लासेस जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक ही बार क्रिएट होना चाहिए। लेकिन जो पोजो क्लासेस जो होती है जो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट होता है वैसे जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास में मल्टीपल क्रिएट होना चाहिए, ये सब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है ये। तो बेस्ड ऑन दैट हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलरली क्लास को हम लोग सिंगलटन बनाते हैं कि ये बिजनेस क्लास है उसको सिंगलटन बनाओ, इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो ये सब टेक केयर करता है हमारा ये आईओसी का कंटेनर यहाँ पर ये। तो आईओसी डिपेंडेंसी इंजेक्शन स्कोप और बीन। तो जो जो ऑब्जेक्ट हम लोग स्प्रिंग के आईओसी से कंटेनर करवाते हैं वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बीन बोलते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडेबल हो कि ये स्प्रिंग से क्रिएट किया हुआ ऑब्जेक्ट है ये। तो बीन लाइफ साइकिल। तो ये सब जो है ये लाइफ साइकिल जो इसकी मेथड है, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हम चाहते हैं कि हमारा कौन सा मेथड कॉल हो या ऑब्जेक्ट हमारा डिस्ट्रॉय हो स्प्रिंग के आईओसी कंटेनर के अंदर तो कौन सा मेथड कॉल हो। तो ये सब क्या है कि हमारा स्प्रिंग का कोर कंटेनर जो ये हैंडल करता है। तो हमने ये देखा यहाँ पर ये आईओसी कंटेनर हमारे पास में क्या करता है। आईओसी कंटेनर जो है रेडीमेडेड प्रोग्राम है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देते हैं। तो आईओसी इज ए प्रिंसिपल इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल और डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज ए इम्प्लीमेंटेशन। तो कहने का मतलब ये रहता है कि जब भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट भी हो जाए और यदि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है ये तो उनके बीच में डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी परफॉर्म हो जाए यहाँ पर ये। तो ये हमारा ये आईओसी कंटेनर जो है वो करके देता है। तो इसके पहले हमने ये स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न्स के अंदर देखा यहाँ पर जो जिसके अंदर हमने आईओसी कैसे अंदर काम करता है वैसे हमने बाहर क्रिएट करके देखा। तो इंटरनली आईओसी क्या करता है वैसा की वैसा वर्क करता है यहाँ पर ये। तो ये सब क्या है ये स्प्रिंग के कोर पार्ट के अंदर आते हैं। देन हम लोग जाते हैं यहाँ पर ये स्प्रिंग एमवीसी के अंदर, यहाँ पर स्प्रिंग के जेडीबीसी मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर ये। तो हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं हमारे एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं तो हम लोग डेटाबेस से इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पर जाते हैं तो हम यहाँ पर ऐसे ही फ्रंट एंड पे हमारा इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं कि तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये पर्टिकुलरली हमारे पास में जो है ये इस फ्रेमवर्क में यहाँ पर करते हैं। तो इसके बाद में हम जाते हैं ये जेडीबीसी पे, एमवीसी पे और अदर जो मॉड्यूल होते हैं। तो जब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इस मॉड्यूल पे जाएंगे तो हम लोग डेटाबेस पे हम लोग इंट्रीगेट करेंगे। और इस पर्टिकुलरली मॉड्यूल पे हम लोग जाएंगे यहाँ पर ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये क्लाइंट से इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर ये। तो अब हमें क्या करना पड़ता है कि आगे का मॉड्यूल यूज़ करते तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगी। और उसको हमको स्प्रिंग के फॉर्म में हमें यहाँ पर ये लर्न करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो जेडीबीसी मॉड्यूल है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ओआरएम जो मॉड्यूल है, तो ये पर्टिकुलरली यहाँ पर जो हमारे पास में यहाँ पर जो काम हो रहा है ये स्प्रिंग जेडीबीसी, और यहाँ पर जो है ये स्प्रिंग का ये ओआरएम मॉड्यूल है। यहाँ पर ये हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि डेटाबेस से क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर ये इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलरली मॉड्यूल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटाबेस से हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो अभी हमें जो स्प्रिंग डेटा जेपीए जो देखना है, हमें ये इस लेयर पे देखना है यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग का डेटा का जो जेपीए जो है ये, अब यहाँ पर हमारे पास में एक चीज आएगी, हमने यहाँ पर जो देखी, स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट जो है हमारे पास में, तो जैसा हम एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो ना, हमको मिनिमम स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो स्प्रिंग कोर मॉड्यूल चाहिए। तो स्प्रिंग बूट जो है वो यहाँ पर हमारे पास में ये स्प्रिंग कोर की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है वो कॉन्फ़िगर करना पड़ती है। लेकिन स्प्रिंग बूट के अंदर हमें क्या मिलता है यहाँ पर, ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की फैसिलिटी मिलती है। तो यहाँ पर हमारे पास में जब हम भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पार्ट है, लाइक जो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या हम लोग क्या कर रहे हैं कि बीन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, कॉन्फ़िगरेशन को जावा की क्लास में क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये जावा कॉन्फ़िगरेशन। यह हमारा क्या हो रहा है, ये एलिमिनेट हो रहा है यहाँ पर ये। और यहाँ पर क्या लग रहा है हमारे पास में, ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी क्या है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क ही है ये इसके इंटरनली। बट यहाँ पर हमें क्या है कि ये रेडीमेडेड जो है वो एपीआई यहाँ पर हमें ये मिले हुए हैं यहाँ पर। तो जो हमें यहाँ पर जो है वो रेडीमेडेड जो हमें यहाँ पर जो मिला हुआ है यहाँ पर ये, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क तो यहाँ भी काम कर ही रहा है इंटरनली। लेकिन यहाँ पर हमें जो कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ रहा था, यहाँ पर वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर नहीं देना पड़ रहा है इफ़ वी आर यूजिंग स्प्रिंग बूट। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का जो फीचर है, अब वो हमें वो लेना है यदि है, तो हमारे लिए कुछ जो डिपेंडेंसी है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास में क्या होती है, वो डाउनलोड होती है। तो स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन के लिए हमारे पास में क्या है, जो ये पेरेंट वाला जो काम है,
ये जो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये जो हमारा ये पेरेंट है, ये हमें ये ऐड करना पड़ेगा हमारे एप्लीकेशन में स्प्रिंग बूट के अंदर। तो स्प्रिंग बूट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, ये पेरेंट ऐड करना पड़ता है। तो इसके अंदर ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड हमारे पास में क्या है, ये यहाँ पर फाइल रहती है यहाँ पर, ये जैसे कि मैंने पहले बताया यहाँ पर ये कि जब भी जाओगे इसके अंदर स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में एक जार फाइल आएगा। ये सब बताना है इंटरव्यू में, स्प्रिंग बूट इंटरनली जब काम करता है तो कैसे कैसे करता है। तो जो डेप्थ में स्प्रिंग बूट जानते हैं वो इस क्वेश्चन को जरूर करते हैं कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम करता है स्प्रिंग बूट में। स्प्रिंग बूट के अंदर जो है रन मेथड इंटरनली क्या करती है, तो यही डिफरेंस आता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में और स्प्रिंग बूट में। तो स्प्रिंग बूट के अंदर यहाँ पर है जो हमें ये एक ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पर ये एक जार फाइल होती है जो पेरेंट पॉम करोगे उसके साथ में आएगी यहाँ पर। तो काफ़ी सारी क्या है यहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। यहाँ पर क्लास जो है लेकिन इसके ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पर अवेलेबल है। ये सब ऑब्जेक्ट क्रिएट होना डिपेंड करता है हमारे स्टार्टर पे, जो हमारे पास में स्टार्टर एड है उसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है यहाँ पर, ये उस पर डिपेंड करता है। लिस्ट तो है लेकिन जरूरी नहीं कि वो क्रिएट ही कर देगा यहाँ पर ये। तो जो भी हमारे पास में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करना है तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेगा कि ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस अवेलेबल है यहाँ पर ये। तो ये डिपेंड करता है हमारे स्टार्टर पे, स्टार्टर एड है तो वो उसको तो वहाँ पर क्या करेगा, उसको कॉन्फ़िगर करेगा, वहाँ पर उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा यहाँ पर। यदि वो स्टार्टर अवेलेबल है, जैसे कि हमारा अभी तक के हमने जो सिंपल एप्लीकेशन जो देखा है उसके अंदर हमने अभी सिंपल स्टार्टर लिया है यहाँ पर। इसके पॉम डॉट एक्सएमएल में हम जाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि एक स्टार्टर ऐड करना पड़ता है। तो अभी ये सिंपल एप्लीकेशन के लिए, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर ये भी हम लोग जेडीबीसी का इंस्ट्रक्शन यदि करेंगे तो जेडीबीसी से रिलेटेड हमको स्टार्टर डालना पड़ेंगे। हम आगे हाइबरनेट करेंगे तो हमको हाइबरनेट से रिलेटेड स्टार्टर डालने पड़ेंगे ये। तो उससे रिलेटेड ये डिपेंडेंसी को डाउनलोड भी करेगा और उसको वो ऑटो कॉन्फ़िगर भी करेगा। अब वो ऑटो कॉन्फ़िगर करेगा तो वो इस फाइल के अंदर यहाँ पर देखता है, यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल को उठाता है और उसको वो कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करता है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है वहाँ पर ये। लेकिन वो जब भी क्रिएट कर पाएगा जब उसके पास में पर्टिकुलरली स्टार्टर तो हो, साथ में क्या होना चाहिए उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी होना चाहिए यहाँ पर। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको क्रिएट करने के लिए। जैसे कि अभी हम लोग डेटाबेस का यूज़ करेंगे तो कोई भी डेटाबेस के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, उसको हमें यूआरएल यूज़र आईडी पासवर्ड चाहिए रहता है। तो साथ में कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए प्रॉपर्टी के अंदर, अदरवाइज उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास में क्या आता है, यहाँ पर स्प्रिंग बूट आता है। स्प्रिंग बूट के साथ में हमें कोई ना कोई सा क्या लगता है यहाँ पर ये एक स्टार्टर लगता है, और साथ में क्या लगता है हमें ये उसकी प्रॉपर्टी लगती है यदि प्रॉपर्टी चाहिए तो ये। तो या तो हमें स्टार्टर लगेगा और स्टार्टर के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हमें चाहिए रहेगी यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग बूट के साथ में यहाँ पर ये चीज़ भी चाहिए, और हमें क्या है कि यहाँ पर पेरेंट प्रॉपर्टी, पेरेंट के साथ में हमें ये जो कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करेगा तो कोई ना कोई सा हमारे पास में ये
स्टार्टर चाहिए हमारा ये। तो वो स्टार्टर जो होगा हमारा वो रिलेटेड टू सिंपल रहेगा, तो सिंपल स्टार्टर रहेगा वहाँ पर, उसमें कुछ नहीं रहेगा। वेब वाला रहेगा तो वेब स्टार्टर लगेगा। या फिर यदि हम लोग डेटाबेस इंटरेक्शन यदि करेंगे तो हमें ये जेडीबीसी का स्टार्टर लगेगा, जेपीए का स्टार्टर लगेगा। तो जो जिस भी टाइप का एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो भी हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्यूचर में, लाइक हम लोग काफका को ऐड कर रहे हैं या हम लोग रेडिस को ऐड कर रहे हैं कैशिंग करने के लिए, तो हमें उसके यहाँ पर क्या लगेंगे, यहाँ पर ये स्टार्टर लगेंगे, यहाँ पर ये ऑब्वियसली वाले स्टार्टर लगेंगे यहाँ पर ये। तो स्टार्टर होना और कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या है कि उस स्टार्टर से रिलेटेड थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन देना है। एकदम कॉन्फ़िगरेशन एलिमिनेट ही नहीं हो गया, थोड़ा बहुत देना है, वही प्रॉपर्टी फाइल के अंदर देना है। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग एप्लीकेशन प्रॉपर्टी या एप्लीकेशन वाईएमएल के अंदर दे सकते हैं। या यदि हमें हमारा कस्टम प्रॉपर्टी फाइल ऐड करना हो, तो मैंने वो एनोटेशन बताई है वहाँ पर, ये तो उससे हम लोग हमारा कस्टम प्रॉपर्टी फाइल ही बना सकते हैं। तो ये भी तरीका है हमारे पास में इन्हीं मॉड्यूल को यहाँ पर जो है वो क्रिएट करने का, यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग कोर का यूज़ करोगे तो काफ़ी सारे क्या है कि हमें कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड एफर्ट लगाना पड़ता है यहाँ पर ये। फिर हम इन मॉड्यूल को यूज़ करते हैं तो भी हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन को राइट करना पड़ता है। लेकिन यदि सेम चीज़ हम यदि हम लोग स्प्रिंग बूट में करने जाएंगे यहाँ पर ये, तो हमें जो है वो इतने एफर्ट हमें यहाँ पर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन वाले नहीं लगाना है। तो सेम स्प्रिंग का जो यहाँ पर स्प्रिंग का जो एमवीसी मॉड्यूल है वो यहाँ भी क्रिएट होगा, सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर रहेगा विथ बूट। मतलब विथ बूट का मतलब ये है कि स्टार्टर ऐड करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर मैनुअली एक्सएमएल में या हमको जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करना पड़ती थी इफ़ यू आर नॉट यूजिंग स्प्रिंग बूट। बट यहाँ पर करोगे तो काफ़ी चीज़ें हमारे पास में आ जाएगी बिकॉज ऑफ अवर पेरेंट पॉम एंड अवर स्टार्टर। पेरेंट पॉम के अंदर जो होती है यहाँ पर ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पर ये, और ये करता है उसको ये परफॉर्म। लेकिन जब भी कर पाता है वो, तब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इसकी डिपेंडेंसी जो यहाँ पर अवेलेबल रहे, स्टार्टर अवेलेबल रहे और प्रॉपर्टी के अंदर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल रहे, तभी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन अंदर कैसे काम करता है उसके लिए हमारे पास में लगते हैं हमें ये कंडीशनल एनोटेशन। तो काफ़ी सारे हमारे पास में कंडीशनल एनोटेशन होते हैं जिसके बेस पे डिसाइड होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना या नहीं करना है। तो ये यहाँ पर जो है ये जब भी हम स्टार्टर ऐड करते हैं तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बेस्ड ऑन स्टार्टर काफ़ी चीज़ें फाइंड आउट करता है कि ये जार के अंदर ये क्लास है कि नहीं है या ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ये। तो करते करते उस टाइम पे एरर आते हैं हमें ये। तो स्प्रिंग नहीं, यहाँ पर क्या कर रहा है कि हम लोग स्प्रिंग बूट की हेल्प से यहाँ पर स्प्रिंग जेडीबीसी विथ बूट या यहाँ पर क्या है या स्प्रिंग ओआरएम बूट भी यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन स्प्रिंग कम्युनिटी ने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट ने यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि काफ़ी सारे हमारे पास में ये चीज़ों के स्टार्टर अवेलेबल है। यदि हमें जेडीबीसी करना है या जेपीए करना है तो हमें यहाँ पर ये स्प्रिंग जेडीबीसी या स्प्रिंग ओआरएम जो है वो यहाँ पर हमें ये मैनुअली नहीं करना यहाँ पर ये। इसको मैं आगे मैं बताता हूँ किससे इसके अंदर पहले दिया हुआ है। तो हम लोग स्प्रिंग जेडीबीसी का जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि स्प्रिंग वालों ने हमें यहाँ पर ये जेडीबीसी टेम्पलेट बना के एक क्लास दी हुई है। ये हमारी क्या है, ये फ्रेमवर्क की क्लास है ये। तो इसको यहाँ पर हमें यूज़ करना है और हमें हमारे डेटाबेस के ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और ओआरएम के लिए हमारे पास में जो है ये
हाइबरनेट टेम्पलेट क्लास यहाँ पर दी हुई है। इफ वी आर यूजिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क, तो ये यहाँ पर जो है ये इसकी प्री डिफाइंड क्लास है जो कि हमें यहाँ पर स्प्रिंग फ्रेमवर्क कम्युनिटी से पहले से दी हुई है। यहाँ पर ये उसको इस लेयर पे यूज़ करो। और ओ आर एम ए केस में हाइबरनेट टेम्पलेट यहाँ पर दी हुई है, उसको इस केस में यूज़ करो। लेगेसी एप्लीकेशन देखोगे तो उसमें JDBC क्लासेस, JDBC टेम्पलेट क्लासेस मिलती है उसके अंदर। लेकिन अभी के सिनेरियो में स्प्रिंग बूट ने यहाँ पर ये जो है और इस पे काम किया यहाँ पर ये। तो ये JDBC टेम्पलेट, हाइबरनेट टेम्पलेट, ये हमको इस लेयर पे जो है वो यूज़ नहीं करना है। हमें यहाँ पर इस पे और काम किया हुआ है ये। और यहाँ पर क्या है कि स्प्रिंग का जो है ये स्प्रिंग स्प्रिंग का यहाँ पर इस अभी के सिनेरियो में इस लेयर के ऊपर और एनहांसमेंट किया। और स्प्रिंग डेटा JPA। तो स्प्रिंग डेटा JPA हमारे लिए क्या कर रहा है कि अब ये स्प्रिंग डेटा JPA यहाँ पर क्रिएट कर दिया यहाँ पर ये। अब स्प्रिंग डेटा JPA के अंदर क्या होते हैं कि एक डेटाबेस नहीं आता है यहाँ पर ये। यहाँ पर हमारे पास में जो है वो मल्टीपल डेटाबेस यहाँ पर आते हैं ये। तो अब हमें यहाँ पर इन क्लासेस को यूज़ नहीं करना है जहाँ पर हम कर रहे थे स्प्रिंग डेटा JPA के अंदर। यहाँ पर जो भी हमारे पास में हम जो भी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम लोग JDBC यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम यहाँ पर जो है वो JPA हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये क्या करता है कि इंटरनली हमारे लिए यहाँ पर जो है ये जो ये वाला जो मॉड्यूल है इसके अंदर जो है वो इंटरनली ये चीज़ें ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाती है बेस्ड ऑन स्टार्टर। जो भी स्टार्टर लोग है वो यहाँ पर क्या कर लेता है, वो ऑटोमेटिकली वो उसको यहाँ पर वो बेस्ड ऑन स्टार्टर ये क्या कर लेता है ऑटोमेटिकली इस लेयर के ऊपर जो है वो यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट कर लेता है। देखो यहाँ पर हमारा जो ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये मेरा क्या है, ये JDBC टेम्पलेट है यहाँ पर ये। अब ये अभी हम स्प्रिंग बूट यूज़ नहीं करते थे तो JDBC टेम्पलेट को हमको मैनुअली जो है वो यूज़ करना पड़ता था हमारे परसिस्टेंस लेयर के ऊपर ये। लेकिन स्प्रिंग बूट में ये हमें यूज़ नहीं करना है डायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली यूज़ होगा। बट वो स्प्रिंग के JPA के अंदर वो इम्प्लीमेंटेशन में है ये। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये JDBC जो टेम्पलेट है यहाँ पर पहले से यहाँ पर ये अवेलेबल है, ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आएगा यहाँ पर ये ऐसा हमारे पास में हाइबरनेट टेम्पलेट। तो ये ORMA केस में जो यूज़ होता है यहाँ पर ये। तो ये क्या कहाँ पर आएगा हमारे पास में, ये हाइबरनेट ये केस में यहाँ पर आएगा। अब ये सभी चीज़ें ऑटो कॉन्फ़िगर रहेगी यहाँ पर, ये हमको मैनुअली यहाँ पर नहीं देना। यहाँ पर ये मैं दोनों अप्रोच करके बताऊंगा, पहले स्प्रिंग फ्रेमवर्क में क्या था और स्प्रिंग बोर्ड में क्या रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, ये डेटा JPA जो मॉड्यूल है इसके अंदर जो है हमारे पास में JDBC और JPA, MongoDB और भी हमारे पास में अलग अलग डेटाबेस है। सब किस में आते हैं हमारे पास में, स्प्रिंग डेटा JPA मॉड्यूल में आते हैं, जो कि स्प्रिंग बूट ने यहाँ पर दे के रखा हुआ है। वो काफ़ी सारा हमारा क्या है कोड यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये रिड्यूस हो गया है हमारा।
डेटा जेपीए। स्प्रिंग डेटा जेपीए। सॉरी, स्प्रिंग डेटा के अंदर आते हैं ये स्प्रिंग डेटा। तो स्प्रिंग डेटा के अंदर हमारा ये स्प्रिंग डेटा जेडीबीसी, स्प्रिंग डेटा जेपीए। तो इस लेयर के ऊपर क्या होता है कि स्प्रिंग डेटा रहता है, इसके ऊपर हमारे पास में स्प्रिंग डेटा जेपीए जो है वो एक पर्टिकुलरली उसका मॉड्यूल है, काफ़ी सारे मॉड्यूल होते हैं यहाँ पर ही। तो स्प्रिंग डेटा जेडीबीसी, स्प्रिंग डेटा जेपीए, स्प्रिंग डेटा एलडेप, मोंगोडीबी, रेडिस, R2 डीबी, डीबीसी, स्प्रिंग डेटा रेस्ट, अपाचे कैसेंड्रा। तो ये अलग अलग टाइप के क्या हमारे पास में डेटाबेस है। अब हम इसके अंदर तो यहाँ पर देखेंगे जेपीए। तो हम जो भी डेटाबेस बाद में यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे हमारी परसिस्टेंस लेयर पे, तो ये सब क्या उसके प्रोजेक्ट है यहाँ पर। हमें क्या करना पड़ता है कि जो उसका स्टार्टर जो है वो उसको ऐड करना पड़ता है। जो भी इसका स्टार्टर है वो हमको ऐड करना पड़ता है यहाँ पर ये। और हमारा थोड़ा बहुत जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमको यहाँ पर देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली स्प्रिंग डेटा, स्प्रिंग डेटा मॉड्यूल है जिसके अंदर हम यहाँ पर क्या है कि ये इसके मल्टीपल क्या है यहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेशन है स्प्रिंग डेटा जेपीए स्प्रिंग। मोस्टली सभी क्या है कि जेपीए ज़्यादा पढ़ाते हैं, इसलिए हम वहाँ डायरेक्ट जेपीए भी कंसिडर करते हैं, लेकिन बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या है कि जो भी अलग अलग टाइप के डेटाबेस जो हमारे पास में हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है वो इसका स्टार्टर ऐड करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं, तो उस डेटाबेस से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो स्प्रिंग डेटा जेपीए भी जो है वो स्प्रिंग डेटा का यहाँ पर मॉड्यूल है। तो स्प्रिंग बूट ने क्या करके रखा हुआ है कि सारे डेटाबेस के लिए थर्ड पार्टी जो भी डेटाबेस है उससे इंटरेक्शन करने के लिए हमारे पास में जो है स्प्रिंग डेटा हमको यहाँ पर दे के रखा हुआ है यहाँ पर ये। और उस स्प्रिंग डेटा के अंदर हमारे पास में जो है ये अलग अलग तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली जब हम लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे थे स्प्रिंग बूट को, तो हमें क्या जेडीबीसी टेम्पलेट हाइबरनेट टेम्पलेट जो है वो लेना पड़ते थे हमारे बिजनेस क्लास के अंदर, उसको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कॉन्फ़िगर करना पड़ता था यहाँ पर ये। बट यदि हम लोग स्प्रिंग डेटा का यूज़ करेंगे, जिसमें कि अभी हमें मेन फोकस करना स्प्रिंग डेटा जेपीए पे, स्प्रिंग डेटा जेपीए पे हमको फोकस करना है यहाँ पर ये। तो इस पर्टिकुलरली जब हम लोग स्प्रिंग डेटा जेपीए को यूज़ करते हैं, तो स्प्रिंग जेडीबीसी भी यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंग जेपीए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वो जेडीबीसी क्लासेस हमको लेना नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली होगी। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमें क्या है यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट ने जो है वो हमको ये प्रोवाइड की हुई है यहाँ पर ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने यहाँ पर हमें ये प्रोवाइड किया है, ये यहाँ पर ये मॉड्यूल ही है स्प्रिंग बूट, तो उसका एक मॉड्यूल है। तो यहाँ पर स्प्रिंग डेटा जेपीए जो है वो हमको यहाँ पर ये प्रोवाइड करके रखा हुआ है, ये स्प्रिंग बूट के साथ में ये आता है। यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट के अंदर हम लोग क्या डालते हैं स्टार्टर ऐड करते हैं उसका, तो वो वाला जो है वो डेटाबेस वाला कॉन्फ़िगर हो जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन हमें स्टार्टर ऐड करना पड़ेगा, साथ में थोड़ा बहुत उसका कॉन्फ़िगरेशन डालना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो अब हम जा रहे हैं जो है वो स्प्रिंग का जो है वो बेसिकली डेटा जेपीए मॉड्यूल हमको यहाँ पर देखना है। तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ अवर स्प्रिंग डेटा, जहाँ पर हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन हमें मेन जो देखना है वो जेपीए देखना है। जेडीबीसी
और जेपीए सेम ही है, बट वो क्या होता है कि यहाँ चीज़ें ऑटोमेटिकली होती करेंगे तो हम आगे हमको और अच्छे से अंडरस्टैंड होगा यहाँ पर ये। तो ये मेरा ये यहाँ पर ये बताने का मीनिंग ये था कि हम लोग अभी परसिस्टेंस लेयर के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं यहाँ पर ये, जहाँ पर हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर अप्रोच थी हमारे पास में, तो हमारे पास में क्या है कि हमें ये यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था ये स्प्रिंग का जेडीबीसी यूज़ करो, ओआरएम यूज़ करो, या नॉन एसक्यूएल यहाँ पर डेटाबेस यूज़ करो। तो हमें उसके लिए यहाँ पर क्या टेम्पलेट क्लासेस जो है यहाँ पर जो है वो ऐड करना पड़ती थी यहाँ पर। अभी जैसे कि हमें यहाँ पर मोंगोडीबी यूज़ करना है, तो मोंगोडीबी रिलेटेड यहाँ पर टेम्पलेट क्लासेस ऐड करना पड़ेगी यहाँ पर परसिस्टेंस लेयर पे। तो ये जो टेम्पलेट क्लासेस रहती है, जो प्री डिफाइंड क्लासेस रहती है, तो ये भी क्या होती है हमारी कॉन्फ़िगरेशन का ही पार्ट होती है ये। तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारी क्लासेस आती है, साथ में प्री डिफाइंड टेम्पलेट क्लासेस भी आती है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो ये हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ती है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ती बिकॉज ऑफ अवर स्प्रिंग बूट। यहाँ पर हमें उसका जस्ट स्टार्टर ऐड करना है और प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी डालना है यहाँ पर ये। तो काफ़ी सारे डेटाबेस, हम सारे डेटाबेस तो देख नहीं सकते। एक डेटाबेस देख लो तो सारे डेटाबेस जो है वो वैसे ही बिहेव करते हैं, बट सबके यूज केस अलग अलग हैं। तो स्प्रिंग जेपीए या जेडीबीसी, यहाँ पर हम लोग जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं वो स्ट्रक्चर टाइप का डेटाबेस होता है, जहाँ पर टेबल से बनती है। टेबल के फॉर्म में हम लोग डेटा को क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं, देखते हैं। होते वो ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन हम लोग टेबल के फॉर्म में देखते हैं। ओरेकल डेटाबेस, माइस्क्यूएल डेटाबेस, जहाँ पर हम लोग टेबल कंसिडर करते हैं, टेबल के फॉर्म में हमें डेटा दिखता है। लेकिन मोंगो डीबी जो है ये स्ट्रक्चर डेटाबेस में नहीं आता है, नॉन स्ट्रक्चर डेटाबेस में आता है। यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं कि यहाँ पर टेबल है, रो है, कॉलम है। यहाँ पर क्या है कि अनस्ट्रक्चर हो सकता है। एक रो जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसर्ट होगी, दूसरी रो होगी वो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होंगे। तो जो जेसन फॉर्मेट होता है इसके अंदर डेटा जो होता है वो जेसन फॉर्मेट में रहता है। तो एक ऑब्जेक्ट अलग फॉर्मेट में भी स्टोर हो सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट अलग फॉर्मेट में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए कोई कस्टमर है और उसका एड्रेस है, तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर कस्टमर का डिटेल है और एड्रेस नहीं है, और दूसरे ऑब्जेक्ट में कस्टमर का डिटेल भी और एड्रेस भी है, तो वो एज इट इज़ वो एक ही बार में स्टोर हो जाएगा वो, जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन। जब हम लोग नॉन स्कूल डेटाबेस की बात करते हैं यहाँ पर ही, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास में एक ही बार में डेटा स्टोर होता है, अलग अलग टेबलों में नहीं होता है कि कस्टमर का टेबल अलग है, एड्रेस का अलग है, बाद में ज्वाइनिंग हो रही है। ऐसा नहीं है, एक ही बार में हो जाता है। तो स्ट्रक्चर डेटाबेस में टेबल होती है, अलग अलग डेटा है तो अलग अलग टेबल में जाएगी। जब हमें उसको रिट्रीव करना रहेगा तो हम उसमें ज्वाइनिंग परफॉर्म करते हैं, उसको रिट्रीव करते हैं या स्टोर करते हैं। तो चीज़ों को हम लोग टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पर क्रिएट करते हैं, जेडीबीसी या जेपीए के केस में। तो जेडीबीसी जेपीए में, जेडीबीसी में हमें क्वेरी राइट करना पड़ती है, जेपीए में ऑटोमेटिकली क्वेरी जो है वो क्रिएट होती है। मोंगो डीबी के केस में जो होता है वो हमारे पास में नॉन स्ट्रक्चर डेटाबेस है। रेडिस के केस में हम लोग कैशिंग को परफॉर्म करते हैं की वैल्यू पेयर में। ऐसा हमारे पास में कैसेंड्रा है, इलास्टिक सर्च है। जब हम लोग क्या करते हैं कि लॉग सर्च करते हैं, टेक्स्ट में से डेटा निकालते हैं, अब हमें इलास्टिक सर्च हम लोग यूज़ करते हैं। तो काफ़ी तरीके से हम लोग डेटाबेस साइड में जो अलग अलग टाइप के डेटाबेस है जो कि अलग अलग यूज़ केस में परफॉर्म होते हैं, तो हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो एक आध अप्रोच भी हमें अच्छे से क्लियर है तो दूसरा हमें करने में चीज़ें सेम ही रहेगी, इतने कुछ एफर्ट नहीं लगाना है। तो हम लोग डेटा जेपीए देखेंगे यहाँ पर, जो कि स्प्रिंग डेटा के अंदर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि ये स्प्रिंग के अंदर यहाँ पर स्प्रिंग डेटा जेपीए, स्प्रिंग जेडीबीसी, ये इस लेयर के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब हम अभी काम करेंगे हम लोग का हमारी ये परसिस्टेंस लेयर पे। तो परसिस्टेंस लेयर पे, तो हमारा जो परसिस्टेंस लेयर पे हमारा जो पहला अप्रोच होता था,
तो सबसे पहले हम क्या करते थे, जेडीबीसी का यूज करते थे। परसिस्टेंस लेयर पे हम लोग सबसे पहले यूज करते थे हमारा ये जेडीबीसी का। तो परसिस्टेंस लेयर पे हम पहले जेडीबीसी टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। तो यदि हम लोग जेडीबीसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर डेटाबेस के केस में जहाँ पर हम लोग टेबल के फॉर्मेट में डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं, तो परसिस्टेंस लेयर पे हम लोग जब जेडीबीसी का यूज करते हैं, तो जब हमें डेटाबेस में हम लोग जेडीबीसी का यूज करते हैं, तो हमें कोडिंग के लेवल पे हमें क्या करना पड़ता है, पहले लोड द ड्राइवर, ड्राइवर को क्या करना पड़ता है, लोड करना पड़ता है। फिर हमें कनेक्शन को गेट करना पड़ता है यहाँ पर। ये जेडीबीसी की स्टेप्स रहती है। एग्जीक्यूट द क्वेरी, गेट द रिजल्ट, क्लोज द कनेक्शन। ये स्टेप पे हमें क्या करना पड़ती है कि जेडीबीसी के लेयर पे जो है वो करना पड़ती है जब हम लोग जेडीबीसी का यूज़ करते हैं। तो एडवांस जावा में जब जेडीबीसी की हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम लोग डेटाबेस से कनेक्शन स्टार्ट करते हैं, डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो ये स्टेप हमें हमेशा करना पड़ती है। तो जब भी हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो ड्राइवर को लोड करना पड़ेगा, कनेक्शन को गेट करना पड़ेगा, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बाद में कनेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा डेटाबेस से। तो ये पर्टिकुलरली हम लोग क्या करते हैं कि जेडीबीसी अप्रोच का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एसक्यूएल राइट करना पड़ता है यहाँ पर। ये एग्जीक्यूट द क्यूरी, अब अलग अलग टाइप है उसके स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट, बट डेटाबेस को लैंग्वेज जो समझ में आती है वो आती है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर डेटाबेस के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जेडीबीसी का जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे तो इतनी चीज़ें परफॉर्म करना रहेगी। तो हम लोग परसिस्टेंस लेयर पे जेडीबीसी का यूज़ कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, करने का प्रॉब्लम नहीं है, वो करते भी हैं, अभी भी करते हैं। ये एलिमिनेट नहीं हुआ है, सारी चीज़ें ये जेपीए परफॉर्म नहीं कर सकता है, तब हमें जेडीबीसी पे जाना पड़ता है, मैनुअल क्वेरी फायर करना पड़ती है। तो यहाँ पर जो हम लोग जेडीबीसी का यूज़ करते हैं यदि, तो हमें क्या है कि इतने एफर्ट लगाने पड़ेंगे यहाँ पर। ड्राइवर लोड करना है, कनेक्शन को गेट करना है, एग्जीक्यूट करना है क्वेरी को यहाँ पर ये। तो मैं जेडीबीसी का प्रोग्राम बताऊंगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हम लोग मैनुअली करते थे, बट उसके बाद में जब हम लोग फ्रेमवर्क पे आते हैं, तो फ्रेमवर्क पे क्या होते हैं, हमारे जो एफर्ट है वो कम होते हैं। तो हमारे पास में जेडीबीसी का जो फ्रेमवर्क है, और भी फ्रेमवर्क है। एक ही हमारे पास में हाइबरनेट, जो कि फेमस हमारे पास में फ्रेमवर्क है ये, हाइबरनेट। तो हाइबरनेट इज अवर ओ आर एम टूल, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। यहाँ पर क्या होती है, हमारे ऑब्जेक्ट की क्या होती है यहाँ पर, ये मैपिंग होती है यहाँ पर ये। तो जेडीबीसी के टॉप पर, जेडीबीसी के टॉप पर हमारा फ्रेमवर्क क्रिएट है जिसका नाम है ये हाइबरनेट। या तो हमारे पास में फ्रेमवर्क है जेडीबीसी के टॉप पर हाइबरनेट। तो जेडीबीसी के अंदर हमें ये सब जो है वो करना पड़ता था, यहाँ पर ड्राइवर को लोड करो, कनेक्शन को गेट करो यहाँ पर।
क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पर उसका रिजल्ट लेना है। तो काफ़ी सारे हमें यहाँ पर क्या कोडिंग यहाँ पर यहाँ परफॉर्म करना पड़ती थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी सारी कोडिंग यहाँ पर करना पड़ती है। बट जिसमें कम रिस्क रहता है वो वे जो रहता है वो जेडीबीसी वाला ही रहता है, क्योंकि डेटाबेस से इंटरेक्ट करना, एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करना, तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो होती है चीज़ें परफॉर्म होती है। बट ये जिसमें रिस्क कम रहता है यदि हम जेडीबीसी का यूज़ करते हैं तो ये। अब इसी के टॉप पर क्या है, हाइबरनेट हमारे पास में फ्रेमवर्क है यहाँ पर ये। तो हाइबरनेट फ्रेमवर्क जो है जिसमें क्या करते हैं कि एसक्यूएल का क्वेरी जो है वो हमें मैन्युअली राइट नहीं करना है। यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी जो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं जैसे ओ आर एम टूल। हाइबरनेट इज ओ आर एम टूल, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। जावा का जो ऑब्जेक्ट है वो मैप होता है डेटाबेस के टेबल से ही। हमें मैनुअली यहाँ पर एसक्यूएल जो है वो राइट नहीं करना है। तो राइट करने का अप्रोच तो है उसके अंदर, बट जो वो हाइबरनेट जो मेन काम करता है वो ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो टेबल से मैप होता है यहाँ पर ये। लेकिन हाइबरनेट का जब हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन। हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो ये क्लास है तो ये पर्टिकुलरली किस टेबल से मैच होना चाहिए, डेटाबेस की किस क्लास जो है जो उसके प्रॉपर्टी है जो एट्रीब्यूट है किससे मैप होना चाहिए। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन को बताना पड़ता है यहाँ पर ये। तो हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, उसकी मैपिंग की फाइल होती है। तो यहाँ पर जो है इसके भी अप्रोचेस है यहाँ पर करने की। तो एक हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड अप्रोच है, जैसे कि स्प्रिंग के अंदर थी पहले एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच थी। अभी सब कुछ क्या है कि एनोटेशन के फॉर्मेट में है यहाँ पर ये। वैसा हाइबरनेट के अंदर भी पहले एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच थी, और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच आ गई है वहाँ पर भी। तो चीज़ें सेम ही है, पहले एक्सएमएल थी अब वो एनोटेशन में है ये, बाकी काम सेम ही करती है वो। तो एक एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है और एक हमारे पास में एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को हमको अल्टीमेटली यहाँ पर पास करवाना पड़ता है यहाँ पर कि ये जो क्लास है इससे यहाँ पर ये मैप करे, यहाँ पर ये वो एनोटेशन से करे कि वो कॉन्फ़िगरेशन से करे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है वो हमको कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करना है। अब हम लोग यहाँ पर यदि हाइबरनेट का यूज़ करेंगे तो जो क्वेरी जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि डायलेक्ट क्लासेस होती है। तो डायलेक्ट क्लास होती है, तो हमारे पास में क्या होती है कि क्वेरी जो होती है जनरेट होती है यहाँ पर ये। तो हाइबरनेट का एडवांटेज एक ये रहता है कि हम जब भी कोई भी डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं तो वो ओरेकल माइस्क्वेल, तो कोई भी डेटाबेस से हम यदि इंटरेक्ट करते हैं तो हर डेटाबेस का क्वेरी थोड़ा अलग अलग होता है। तो यदि हम लोग जेडीबीसी यूज़ करते हैं तो हमें उस डेटाबेस के अकॉर्डिंगली क्वेरी को यहाँ पर राइट करना पड़ेगा। यदि हमारा डेटाबेस चेंज तो क्वेरी भी चेंज करना पड़ती है उसके अकॉर्डिंगली। हर डेटाबेस का क्वेरी राइट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। लेकिन हाइबरनेट यूज़ करते हैं तो क्वेरी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी और एग्जीक्यूट भी होगी। तो ये क्वेरी क्रिएट ऑटोमेटिकली करता है। तो डायलेक्ट क्लास में हम बताते हैं कि हम लोग ओरेकल का डायलेक्ट यदि ले रहे तो ओरेकल की क्वेरी जनरेट करेगा, मायास्क्यूएल का ले रहे तो मायास्क्यूएल की जनरेट करेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या होगी, क्वेरी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी और वो एग्जीक्यूट भी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर डायलेक्ट क्लास भी है जिससे क्वेरी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी और एग्जीक्यूट होगी। और हम चाहते हैं कि हमें इसकी ऑटोमेटिकली क्वेरी से यदि एग्जीक्यूशन नहीं करवाना तो हम हमारी मैनुअल क्वेरी भी जो है वो पास करवा सकते हैं। हाइबरनेट के पास में वो भी है अवेलेबल। अब इसी के साथ में क्या होता है कि यहाँ पर हाइबरनेट जो होता है हमें ये और भी फैसिलिटी देता है। जैसे फ्रेमवर्क है तो उसके अंदर और भी फैसिलिटी आएगी यहाँ पर ये।
जो कि हम लोग एज ए डेवलपमेंट के लेवल में मैनुअली करें तो हमें काफ़ी एफर्ट लगेंगे। तो ये क्या करता है कि कैशिंग परफॉर्म करता है। तो हाइबरनेट के इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछते हैं ये कि कैशिंग क्या होती है यहाँ पर, ये फर्स्ट लेवल कैशे क्या है ये। जब हाइबरनेट को यूज करते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट में दो चीज आती है सेशन फैक्ट्री, एक आता है सेशन। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे पास में कैश क्रिएट होती है ऑटोमेटिकली, सेशन के लेवल पे कैश क्रिएट होती है। तो यहाँ पर कैशिंग का मैकेनिज्म रहता है यहाँ पर, इफ़ वी आर यूजिंग द फ्रेमवर्क। फिर फ्रेमवर्क का यूज़ करोगे तो जब दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप है, लाइक हम लोग ज्वाइनिंग वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो ज्वाइनिंग वगैरह परफॉर्म करते हैं। ज- तो उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को एसोसिएशन। तो दो ऑब्जेक्ट जब आपस में जावा में कम्युनिकेट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। उनके बीच में क्या होती है, रिलेशनशिप रहती है। तो ऐसा है कि ऐसा है जो हमारे पास में एसोसिएशन जो है हमारे पास में, तो हमको क्या करना है कि इस पर्टिकुलरली जो हमारे पास में जो एसोसिएशन हमारे पास में लग रहा है, तो ये हमें डेटाबेस में परफॉर्म करवाना है। जावा के ऑब्जेक्ट में जो एसोसिएशन है उसको डेटाबेस में हमको परफॉर्म करवाना है। तो डेटाबेस के हम लोग पर्सपेक्टिव से यदि हम लोग सोचें तो हमें क्या करना है कि डेटाबेस के पर्सपेक्टिव से हम लोग यदि सोचते हैं तो हम लोग को पास में क्या होते हैं कि जो टेबल्स के बीच में डेटा की रिलेशनशिप होती है वो इस फॉर्मेट में हो सकती है। और वही चीज़ को हमको जावा के ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना है, वन टू मैनी, मैनी टू वन। अब ये भी इंटरव्यू पूछते हैं डेटाबेस साइड में वन टू मैनी, मैनी टू वन कैसे करते हैं। तो अभी के सिनेरियो में तो क्या है कि सब हाइबरनेट जो है वो इंटरनली लगा हुआ ही है, लेकिन हम लोग मैनुअली जब हाइबरनेट लर्न ना करते हैं मैनुअली, तो ये सब कॉन्सेप्ट हमें क्या करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलरली यदि हम जेडीबीसी का यूज़ कर रहे हैं तो हमें इतने एफर्ट लगाने पड़ेंगे यहाँ पर ये। और यहाँ पर कैशिंग एसोसिएशन करना हो जेडीबीसी पे तो सब कुछ कोडिंग के थ्रू करना है, खुद को ही करना है, जो भी करना है सबके लिए कोड राइट करो। बाकी फ्रेमवर्क के अंदर चीज़ें क्या है यहाँ पर पहले से अवेलेबल रहती है यहाँ पर ये। तो कैशिंग, एसोसिएशन और भी कॉन्सेप्ट होते हैं हाइबरनेट के लेवल पे। तो जो मेन मेन है मैंने उसी को राइट किया है यहाँ पर, ये क्राइटेरिया, एपीआई, एचक्यूएल और भी चीज़ें हमारे पास में यहाँ पर आती है। तो जो जावा के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करती है क्वेरी में और वो परफॉर्म करती है यहाँ पर ऑपरेशन को, वो परफॉर्म करती है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारे एफर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं हाइबरनेट के लेवल में। लेकिन फ्रेमवर्क का काम होता है बायलर प्लेट कोड को रिड्यूस करना। तो यहाँ पर क्या है, लोड द ड्राइवर, गेट द कनेक्शन वाला जो कोड है और क्लोज द कनेक्शन, ये वाला कोड तो रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो सेशन सेशन फैक्ट्री क्रिएट करते हैं ये वाला कोड रिपीटेड कोड रहता है यहाँ पर भी। तो हाइबरनेट पे हमको एडवांटेज तो है, लेकिन यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड जो है वो एलिमिनेट नहीं होता है, वहाँ पर हाइबरनेट का बॉयलर प्लेट कोड आ जाता है वहाँ पर ये। तो हाइबरनेट के भी बॉयलर प्लेट कोड को यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए हमारे पास में स्प्रिंग फ्रेमवर्क के हमारे पास में मॉड्यूल है हमारे पास में ही। तो एक है हमारे पास में स्प्रिंग ओआरएम। यदि हम लोग हाइबरनेट के पर्सपेक्टिव पे यदि हम देखें और जेडीबीसी के पर्सपेक्टिव में देखें यदि हम, तो स्प्रिंग का जेडीबीसी, अब स्प्रिंग का जेडीबीसी रहेगा वो जेडीबीसी के लिए यहाँ पर ये। तो ये वाले कोड को रिड्यूस करके जेडीबीसी और हाइबरनेट कोड को रिड्यूस करके हमारे पास में क्या है, ये स्प्रिंग का ओ आर एम है यहाँ पर ही। लेकिन हमें जो है अभी फोकस करना है किस पे, स्प्रिंग के जो हमें जो है वो स्प्रिंग का हमें ये हाइबरनेट वाला मॉड्यूल देखना है।
यहाँ पर, क्योंकि क्या चीज़ें रिड्यूस हो रही है हमको उस पर फोकस करना है। कर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमको अभी उस पर फोकस करना है कि क्या चीज़ें रिड्यूस हो रही है हमारे पास में। तो हाइबरनेट के ही और कोड को हमने यहाँ पर एलिमिनेट किया यहाँ पर ये। तो हमारे पास में स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग डेटा जेपीए मॉड्यूल अवेलेबल है यहाँ पर। तो मैनुअल क्वेरी राइट करना तो जेडीबीसी पे जाओ, क्वेरी राइट नहीं करना हो तो फिर डेटा जेपीए पे जाओ। हाइबरनेट पे जाएंगे हम लोग, क्वेरी राइट नहीं करना है तो उसी का इम्प्लीमेंटेड मॉडल हमारे पास में यहाँ पर क्या अवेलेबल है यहाँ पर ये। तो ये स्प्रिंग का जो ओ आर एम मॉड्यूल है उसका और एनहांसमेंट हमको यहाँ पर करके दिया हुआ है। तो हम लोग एफर्ट रिड्यूस होने के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग जेडीबीसी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग को वो एफर्ट को कहाँ रिड्यूस हो रहा है स्प्रिंग बोर्ड में, हम अभी हम इस पे फोकस है ये। तो यहाँ पर जो है ये स्प्रिंग डेटा जेपीए जो है यहाँ पर ये, तो स्प्रिंग का जो ओ आर एम जो है ये उसी का यहाँ पर क्या है, ये एनहांसमेंट है ये स्प्रिंग ओ आर एम का, डेटा जेपीए वाला जो है ये। तो यहाँ पर स्प्रिंग बूट के अंदर हमें यहाँ पर ये सब भी नहीं करना है स्प्रिंग बूट में। हमको हमको इतना कोड जेडीबीसी में कर रहे थे, इतना कोड हम यहाँ कर रहे थे, अभी हम यहाँ पर यदि कोड करेंगे तो स्प्रिंग बूट के अंदर हमें क्या है कि कुछ रेडीमेडेड रिपोजिटरी दी है। हमको कुछ रेडीमेडेड रिपोजिटरी दी है हमें ये, जिसमें कि एक है हमारे पास में कर्ड रिपोजिटरी, एक है हमारे पास में जेपीए रिपोजिटरी, और एक है हमारे पास में आई थिंक पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग। रनर में हमने यूज किया था अभी ये जेपीए रिपोजिटरी का। तो एक है हमारे पास में ये पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है ये एज ए ये कर्ड रिपोजिटरी, एक है हमारे पास में ये जेपीए रिपोजिटरी और ये पेजिनेशन रिपोजिटरी। तो हमें ये सब इंटरफेस है, इसी को जस्ट इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पर ये, और हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर बहुत ही मिनिमल कोड राइट करना पड़ेगा यहाँ पर यदि हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये यदि हम लोग स्प्रिंग का ओ आर एम यूज़ करते हैं यहाँ पर ये, तो हमें ये हाइबरनेट टेम्पलेट डालना पड़ेगा उसका यहाँ पर ये। और हाइबरनेट को यूज़ करते तो हमें इतने एफर्ट लगाना पड़ते हैं जैसे कि हम लोगों को पहले लगाने पड़ते थे। तो जैसे हम हाइबरनेट को इंडिपेंडेंट यदि इंटीग्रेशन यदि कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो फिर हमको ये लेयर्स पे यहाँ पर ये एफर्ट लगाने पड़ेंगे यहाँ पर ये। स्प्रिंग वाला यूज़ कर रहे हैं तो स्प्रिंग का यहाँ पर जो है ये हमें ये स्प्रिंग का ओ आर एम यूज़ कर लो यहाँ पर, और स्प्रिंग का जेडीबीसी उसके ऊपर हमको कम एफर्ट लगाना है। तो ये जेपीए मॉड्यूल जो है वो डेटाबेस इंटरेक्शन करने के लिए ज़्यादा फेमस है, जेपीए वाला जो मॉड्यूल है यहाँ पर ये। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि स्प्रिंग के अंदर अभी के समय में काफ़ी सारी यहाँ पर प्री इम्प्लीमेंटेड इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स अवेलेबल है, जो कि हमको राइट नहीं करना पड़ती है, जो कि हमको यहाँ पर राइट करना पड़ रही थी, यहाँ पर राइट करना पड़ती थी। तो यहाँ पर हमको राइट नहीं करना पड़ रही है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें रेडीमेड अवेलेबल मिल रही है, काफ़ी लेस कोड में हमारा जेडीबीसी से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी हो रहा है और बिजनेस लॉजिक भी परफॉर्म हो रहा है। ये इसको मैं कल डिटेल में बताऊंगा ये क्यों डेटा जेपीए जो है वो ज़्यादा फेमस है, क्या रिड्यूस हो रहा है ये।
लेकिन हम साथ में ये भी देखेंगे कि जेडीबीसी में हमारे पास में कितने एफर्ट लग रहे थे, हाइबरनेट में कितने एफर्ट लग रहे थे। अब जेडीबीसी और हाइबरनेट का ही यहाँ पर मॉड्यूल है जो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने दिया है। तो यहाँ पर स्प्रिंग का भी हम देख लेंगे, स्प्रिंग में पहले क्या था, अब जेपीए से हमको क्या मिल गया है। तो अल्टीमेटली हमको अचीव तो ये करना है, लेकिन कितने हमारे पास में एफर्ट रिड्यूस हुए हैं वो हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जिससे कि समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या है जो हो रहा है हमारे पास में, ये क्या हमारे पास में एफर्ट जो हमारे पास में रिड्यूस हो रहा है ये। तो स्प्रिंग डेटा जेपीए यूज़ करेंगे। तो हमारे पास में क्या है कि ये कुछ कर्ड रिपोजिटरी जो है हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी हमने यहाँ पर जो है वो रनर के अंदर उसको यूज़ किया था, एप्लीकेशन रनर। तो मैंने यहाँ पर क्या है कि ये मेरा परसिस्टेंस लेयर पे जस्ट इतना सा इंटरफेस बनाया बस ये। तो मैंने जस्ट जेपी रिपोजिटरी जो है उसको यहाँ पर एक्सटेंड किया, और जब मैं इसको देखता हूँ मैं मेरे सर्विस के लेयर पे, तो यहाँ पर जब हम उसका डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करते हैं तो देखो यहाँ पर हमने कोई भी बिजनेस मेथड राइट नहीं किया वहाँ पर, फिर भी हमें इतनी सारी मेथड मिल रही है यहाँ पर। ये फाइंड मेथड डेटाबेस ऑपरेशन पे सर्च करने के लिए, डिलीट मेथड डिलीट करने के लिए, सेव करने के लिए सेव मेथड। तो यहाँ पर फिर भी मुझे यहाँ पर मिल रही है यहाँ पर ये। तो सिर्फ परसिस्टेंस लेयर पे इतना सा कोड लिखा और मुझे इतनी सारी मेथड मिल गई, बिकॉज ऑफ डेटा जेपी। कभी नहीं करते, हाइबरनेट का यूज़ करते तो बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं, और जेडीबीसी का यूज़ करते तो और भी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ते हैं उन ऑपरेशंस के लिए जो कि हमारे पास में कॉमन ऑपरेशन है। तो कल डिटेल में देखते हैं कि क्या हमारे पास में चीज़ें रिड्यूस हो रही है यहाँ पर ये। तो अल्टीमेटली डेटा जेपीई हमको लर्न करना है अभी ये। यहाँ पर ये जो कि स्प्रिंग डेटा के अंदर आता है जहाँ से हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। तो पहले के अप्रोच में हमारे कितने एफर्ट लग रहे थे और अभी कौन सा एफर्ट रिड्यूस हो गया यहाँ पर ये। तो ओवरऑल स्प्रिंग बूट में एप्लीकेशन क्रिएट करने में काफ़ी मिनिमल कोड लगता है हमें ये, बिकॉज वी आर यूजिंग स्प्रिंग बूट के जो हमारे पास है मॉड्यूल है, और साथ में एआई टूल। तो ये सब कुछ लगने के बाद में डेवलपर्स एफर्ट काफ़ी कम होते हैं, इसलिए इंडस्ट्री को डिमांड फुल स्टैक डेवलपर्स की है। क्योंकि डेवलपिंग एफर्ट तो कम लग ही रहे हैं अभी ये, लेकिन डेवलपर एफर्ट जब भी कम लगने के हमें यहाँ पर फीलिंग आएगी जब हमने पहले एफर्ट लगाए हों, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया हो, तभी हम लोग एआई इंटीग्रेट इजीली कर पाएंगे। अदरवाइज एआई भी इंटीग्रेट कर ऐसे कैसे इंटीग्रेट होगा समझ में ही नहीं आएगा इसके अंदर है क्या, तो यहाँ पर ही। तो आगे हम डिटेल में देखते हैं कल।